आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, अभिनंदन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। हर साल मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों तक अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने और उन्हें इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया में इस दिन को मनाया जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि फेफड़ों पर अटैक करके सांस को प्रभावित करती है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों की सहायता करना भी इस दिन का मकसद है। तो आज का रेडियो डॉक्टर स्पेशल ऑन वर्ल्ड अस्थमा डे। आपकी एंकर मैं सुजाता रथ और हमारे एक्सपर्ट आ चुके हैं। स्वागत करेंगे उनका, डॉक्टर एसके छाबड़ा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर एसके छाबड़ा, हु इज HOD पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्राइमिस हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, आज विश्व अस्थमा दिवस है। इस दिवस को क्यों मनाया जाता है इस बारे में तो मैंने श्रोताओं को बताया, लेकिन अस्थमा जो बीमारी है सो वो क्या है? अस्थमा एक सांस की बीमारी है और जो हमारे फेफड़े की जो नाड़ियां जिसमें से हवा पास होती है, जिसे हम एयरवेज कहते हैं, तो वो तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। नैरो होने की वजह से जिस व्यक्ति में ऐसा होता है उसको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी होती है। वो जो डिफिकल्टी है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, क्योंकि वो नैरो होती है, सांस में साए साए की आवाज़ आती है। तो जो मेन सिम्टम्स हैं, मुख्य लक्षण, वो सांस और सांस में सीटी जैसी आवाज़ आना, ये लक्षण है। और दमा हम देखते हैं कि किसी भी उम्र में हो सकता है। हमने देखा है कि 1 साल से पहले भी शुरू हो जाता है और बुजुर्गों में भी पहली बार होता है। तो इसकी कोई आयु नहीं है। हालांकि ज़्यादातर केस जो हैं बचपन में या यंग एडल्टहुड में 20-22 साल तक शुरू हो जाते हैं। जी, तो अस्थमा से जुड़ी तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे आज रेडियो डॉक्टर में। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे साथ हैं डॉक्टर एसके छाबड़ा, HOD पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्राइमिस हॉस्पिटल। कॉल्स आने शुरू हो गई हैं और तो देखते हैं किनका कॉल है ये। हेलो। हाँ जी, सुजाता रथ मैडम जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। गोविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, सुभाष नगर से। अच्छा चड्डा जी, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि जो लोग ज्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं उनको, हाँ। और जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, और तीसरा ये कि ये बीमारी इनहेरिटेड यानी जेनेटिक भी है क्या? चलिए, आपने 3 सवाल पूछ लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण रेलेवेंट सवाल हैं। पहला, स्मोकिंग का आपको बता दूं कि स्मोकिंग, धूम्रपान एक ऐसी हैबिट है जिससे कि बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कई तरह के कैंसर भी होते हैं इससे। और जहाँ तक फेफड़ों का सवाल है, लंग कैंसर तो होता ही है, एक और दूसरी बीमारी होती है जिसे हम COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये भी सांस की तकलीफ होती है, जो कि जब कोई भी व्यक्ति 20-22 साल की स्मोकिंग कर चुका होता है उसमें होता है। इसके अलावा इसके लक्षण भी दमे से मिलते जुलते होते हैं। और जिनको दमा होता है उनके लिए तो निश्चित, जहाँ वातावरण दूषित है, जहाँ धूल धुआं बहुत ज़्यादा है, किसी भी तरह की तेज़ स्मेल है, धुआं है, किचन का धुआं है, इंडस्ट्रियल धुआं है, या कोई भी गैस है, अगर वो लग जाए, इनफैक्ट उनके सामने बैठ के भी कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी उनको तकलीफ हो जाती है। और तीसरा सवाल आपका इनहेरिटेंस, निश्चित अगर एक तरफ से आपको दमा आ रहा है माता जी की तरफ से या फादर की साइड से, तो चांसेस 10% होते हैं, और अगर दोनों तरफ मरीज हैं इस बीमारी के तो 20-25% का चांस हो जाता है। तो ये फैमिलीज में चलती है बीमारी। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ सर, आपने इनके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। एक और कॉलर है लाइन पर। हेलो जी, मैं रुड़की से इंदु कांत बोल रही हूँ। मेरी बेटी है 44 ईयर्स ओल्ड, तो उसको साइनोसाइटिस डिटेक्ट करते हैं डॉक्टर 3-4 साल से। तो क्या ये अस्थमा साइनोसाइटिस आपस में कुछ कनेक्शन है? जी, ऐसा है कि जिसको हम साइनस कह रहे हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एलर्जी की साइनस होती है जी, मुझको एलर्जी वाली है। हाँ, तो एलर्जी की है तो उसमें जैसे कि मरीज को बहुत छींकें आती हैं या
जैसे मौसम बदलता है तो नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, इस प्रकार की नहीं, ये कंप्लेंट। सब नहीं होता। उसको सांस, उसके कान बंद हो जाते हैं, नाक बंद हो जाती है और उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वो रात को सो भी नहीं पाती। हाँ, तो ऐसा कई उसने बार होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया बहुत दिन, लेकिन कोई बहुत अच्छा फायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो जब साइनस का ठीक से इलाज ना हो तो वो नीचे की तरफ यानी कि चेस्ट की तरफ चले जाते हैं उसके लक्षण, और इन मरीजों में खांसी और सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है। तो अब ये चेक करना बहुत जरूरी है कि इनको दमा तो नहीं हो गया, तो इसके लिए आपको अपने चिकित्सक से मिलना होगा और एक नहीं, ब्रीदिंग। दमा तो क्योंकि दिखाती रहती है, दमा तो होम्योपैथी को भी दिखाती है वैसे भी। दमा तो अभी क्योंकि आपने बोला वीजिंग भी होती है, वो सब कुछ नहीं है, बस उसके कान बंद हो जाते हैं और नाक बंद हो जाती है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, तो ये जो सांस की जो आप बता रहे हैं ना, एक तो हो सकता है कि नाक बंद हो जाता हो तो भी सांस में दिक्कत हो सकती है, और एक की वाकई लंग्स के अंदर थोड़ी परेशानी शुरू हो गई है, तो एक ब्रीदिंग टेस्ट होता है, वो चिकित्सक करेंगे। और जहाँ तक साइनस का सवाल है, उसका तो इलाज करना ही है। अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि इलाज पूरी तरह से हुआ नहीं है साइनस का। तो आपका जो केस है ना, ईएनटी और चेस्ट दोनों के डॉक्टर्स देखेंगे। जी, अच्छा, ENT और चेस्ट। हाँ ओके, इंदु ओके। जी, हाँ जी। ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि टेस्ट कराना, अगर अस्थमा किसी को है तो टेस्ट करवाना पड़ता है, तो सर ऐसे ही लक्षण कई बार हम देखते हैं कि लक्षण देखकर ये डॉक्टर्स बता देते हैं कि किसी मरीज को अस्थमा है, या टेस्ट करवाना जरूरी है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एस्थमा का जो डायग्नोसिस है उसके लिए टेस्ट जरूरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम बीमारियां होती हैं जो कि हम पेशेंट की हिस्ट्री से बता देते कि ये दमा है। तो अगर किसी को खांसी है, सांस की तकलीफ है, सीटी की आवाज आती है, और ये तब होता है जब धूल या धुआं से एक्सपोजर हो या मौसम बदलता है, और फिर बीच में मरीज ठीक हो जाता है, फिर से उभर जाता है, तो इसको हम रिमिशन एंड रिलैप्स कहते हैं कि लक्षण जो उभरते हैं या फिर कम हो जाते हैं, और ये कई वर्ष चलता रहता है। फैमिली में अगर है हिस्ट्री तो ये इतने लक्षण काफी हैं डायग्नोसिस करने के लिए। कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम लंग फंक्शन टेस्ट, स्पायरोमीट्री कहते हैं। एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे मरीज को फूंक मारनी होती है, तो उससे ये पता चल जाता है कि इस समय मरीज को कितनी तकलीफ है, तो उसके हिसाब से दवाई को हम ठीक से टाइट्रेट कर सकते हैं कि इसको मरीज को नपा तोला इतना इलाज करना है। तो ये टेस्ट अब ज्यादातर शहरों में अवेलेबल है, पर अगर नहीं भी हो सकता तो लक्षणों के आधार पर भी ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब से और भी बातें होंगी अस्थमा से जुड़ी हुई, और आगे हम कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक और फिर लौटेंगे रेडियो डॉक्टर में। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, स्पेशल ऑन वर्ल्ड अस्थमा डे। रेडियो डॉक्टर आज का हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एसके छाबरा, HOD पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्राइमिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपकी पसंद के बहुत पुराने गाने हम सुन रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि काफी समय से आप रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं। जी, कब से? 1990 में मैंने पहला अपना फोन इन प्रोग्राम किया था। जी, तो देखिए 32 साल हो गए हैं तब से। तो चलिए, ये हमारा सौभाग्य है कि आज भी हमको आपसे परामर्श करने का, सलाह मशवरा करने टेक्नोलॉजी बदल गई। मुझे जी। याद है बिल्कुल अलग तरह के स्टूडियो होते थे। हाँ। तो सर, एक क्वेश्चन है, व्हाट्सएप मैसेज है, प्रकाश फ्रॉम रोहिणी, दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि माई ग्रैंडसन हु इज 8 years old हैज डेवलप्ड ब्रीदिंग ट्रबल ऑल ऑफ अ सडन when there was pollution in Delhi. Last month he has developed the same trouble. Is it asthma? How can we treat him? Is it going to be lifelong? Question is has multiple aspects. One, it appears that he has had 2 episodes so far. It's the beginning of the problem. The way the symptoms have occurred, it does appear that it is asthma, and I'm sure the treating doctor would have given drugs to control asthma. Whether it will come again is difficult to say, because the periodicity and the frequency that varies from patient to patient. Some patients have symptoms only once or twice and then they never have it. In other patients, it becomes a regular occurrence. So they are well for some time, then they have symptoms. So we'll have to observe the child for some time.
If the symptoms are very frequent, then probably he'll require a long-term preventive medication. So he needs to be seen by a pediatric pulmonologist or a chest specialist so that a treatment plan can be formulated. But it does appear that there is asthma. जी, तो सर बच्चों में अस्थमा की जब बात आती है सर, तो कितनी छोटी उम्र से ये शुरू हो जाता है सर? क्या न्यूबॉर्न बेबीज को भी हो सकता है सर ये? न्यूबॉर्न में लक्षण होते हैं सांस फूलने के, लेकिन उसके और भी कई वजह होते हैं। और इमीडिएट आफ्टर बर्थ जो होता है वो तो एक एस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट एपिसोड जिसको एस्थमा का हो, वो एस्थमा है कि नहीं कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और भी बीमारियां हैं जिससे कि खांसी या सांस फूलता है। एस्थमा का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये बार बार होता है। तो यानी कि वही लक्षण हुए, फिर पेशेंट ठीक हुआ, फिर हुए, फिर पेशेंट ठीक हुआ, फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है कि उस फैमिली में भी ऐसे पेशेंट्स हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिससे हम एक IgE करते हैं कि एलर्जिक टेंडेंसी का पता चलता है। तो जब ये 2-3 कैरेक्टरिस्टिक इकट्ठे मिल जाए एक मरीज में और नेबुलाइजर या एस्थमा की दवाई देने से असर आता हो, तो वो लगभग कंफर्मेटरी हो जाता है। जो ब्रीदिंग टेस्ट है वो 6 साल से पहले किया नहीं जा सकता। तो बच्चों में स्ट्रिक्टली हिस्ट्री से ही दमे का पता चलता है, और हर एपिसोड का इलाज दमे के प्रिंसिपल्स पे ही किया जाता है। तो ये क्या लॉन्ग टर्म होता है, जैसे इन्होंने कहा कि इज इट गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग? दिस इज ए वेरी वाइटल क्वेश्चन व्हिच ऑल पेरेंट्स आस्क अबाउट देयर चिल्ड्रन. It is well established that about half the patients, if they are properly treated, that is very important. If they are properly treated, by the time they reach adolescence, they grow out of it. So that is one good thing about childhood asthma कि ठीक हो सकता है, लेकिन हर एक में ठीक नहीं हो सकता. तो जब तक है तब तक अच्छा इलाज करना है इसका. जी. तो सर इसी तरह का एक सवाल भी आया था कि लिखने वाले ने नाम नहीं लिखा, लेकिन यही पूछा था कि दमा का क्या कोई परमानेंट इलाज है? परमानेंट इलाज से अगर हम कहें कि दवाई छूट जाए और मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो ये आज की स्थिति में मुमकिन नहीं है, जो हमारी नॉलेज है मेडिकल की. और ये खाली दमे की बात नहीं है, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है. ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दमे के जो लक्षण हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ रहा है, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं. और आजकल हमारे पास बहुत अच्छी दवा मौजूद हैं, इनहेलर्स हैं, दूसरी मेडिसिन हैं, जिससे कि इतना अच्छा कंट्रोल आ जाता है कि मरीज अपनी दिनचर्या, रोज की जो भी जिंदगी के काम हैं वो सब कर सकते हैं. बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, इवन स्पोर्ट्समैन खेल सकते हैं. तो जबकि रोज की लाइफ है उस पर इसका असर ना पड़े, ये आज की स्थिति में पॉसिबल है कि ज्यादातर मरीजों में हम ये एश्योर कर सकते हैं. जी. तो सर आपने कहा कि अगर प्रॉपरली दवाई ले, ट्रीटमेंट सही तरीके से हो, तो ये इसे कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन सर हमने देखा है कि कई लोगों का शुरू में मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि अस्थमा होता है, लेकिन कुछ सालों बाद उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं सर. बिल्कुल. ये जैसे मैंने बताया कि बच्चों में आधे बच्चे 50% तो एज दे ग्रो ओल्डर वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ वर्ष के बाद ये लक्षण फिर से उभर सकते हैं. तो वो एक टेंडेंसी तो है, अंदरूनी टेंडेंसी है दमा डेवलप करने की, पर प्रोग्नोसिस अच्छा है अगर ये जल्दी शुरू होता है. इसके विपरीत अगर बड़ी उम्र में दमा शुरू होता है, जैसे कि 30 साल 40 साल में, तो उनमें पूरी तरह से क्योर होना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं. तो बच्चों में बेस्ट इसका प्रोग्नोसिस है. जी. तो लेकिन सर कुछ खास समय में देखा, ये एक तरह की एलर्जी भी कही जा सकती है कि कुछ जब मौसम बदलता है, धूल भरी आंधी चलती है, या वो जिसे वो कहते हैं वो फूलों का पराग जब पोलेंस जब आते हैं, तब बहुत से लोग इससे अफेक्टेड हो जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो हम यही देखते हैं कि जो ये आजकल का मौसम है, अप्रैल में, ज्यादातर हमारे मरीज यही कहते हैं कि इस मौसम में हमारी तकलीफ बढ़ जाती है. तो ये एक एलर्जिक फिनोमिनन है, और ऐसे मरीजों को हम सलाह देते हैं कि आप मार्च के महीने में ही अपने स्टेप्स लें कि आपका जो ट्रीटमेंट है उसको बढ़ा देना है, क्योंकि हमारा जो फोकस है दमे के इलाज का वो प्रिवेंटिव है, लक्षण उभरने नहीं देने के. एक बार लक्षण हो गए तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है. तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान देना हमको. सर कॉलर है एक, आई होप ये बात करें. हेलो. हाँ नमस्ते सर. हाँ जी, नाम बताइए. मेरा नाम सर दिल्ली से बोल रहे हैं सर, डॉक्टर साहब से. मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि सोने के बाद सांस जो है ना टिक 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 करता है। और दूसरा सवाल ये है सर कि हफ्ता में सर एक दिन जानवर का भी डॉक्टर का भी बुलाया जाए चैनल पे, अच्छा, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये तो आपका सवाल जुड़ा हुआ नहीं है टॉपिक से, लेकिन सर से जो आपने पूछा कि सोने के बाद सांस में कुछ टिक टिक आवाज आती है, सांस में नहीं आ रही है, दिल में आवाज किस में आ रही है? फेफड़े में। फेफड़े में ना। हाँ, तो घर घर की आवाज आती है। घर घर की आवाज आ रही है। मतलब नींद ही खुल जाते हैं सोने के बाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जो दमे के लक्षण हैं वो ये देखा गया है कि रात को होने का चांस इसमें ज्यादा होता है। मरीज सो गया और अचानक 2-3 बजे उठ के बैठ जाता है कि सांस फूला हुआ है, सांस में आवाज आ रही है, या फिर जो सुबह का वक्त है वो अपने रेगुलर टाइम से 1-8 घंटे पहले उठ जाता है मरीज की सांस फूला हुआ है। तो इसमें एक साइक्लिक वेरिएशन हम कहते हैं कि रात के समय दमे के लक्षण ज्यादा होते हैं। नहीं, सोने के सर 1 घंटा 10 मिनट आधा घंटा के बाद नींद खुल जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये जो है ना दिल, वो मशीन जैसे पीछे साइड में छूते हैं तो धक धक तेज चलते हैं। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन जितना समझ पाए डॉक्टर साहब उतना ही आपको जवाब दे पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इनके बाद जितना आप समझ हाँ, तो ये शायद कुछ दिल की धड़कन के बारे में कह रहे हैं, कुछ सवाल आवाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, मुझे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना मैंने बताया कि जो दमे के लक्षण है उसका रात में जो एक लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मरीज रात को सांस की वजह से उठता है तो इसके 2 ही कारण होते हैं। एक को हम कार्डियक एस्थमा कहते हैं, वो बड़ी उम्र के लोगों में देखा जाता है कि लंग्स के अंदर कंजेशन हो जाती है। दूसरा ब्रोंकियल एस्थमा या साधारण अस्थमा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो रात को मरीज सो गया और 2-2:30 बजे नींद खुली सांस की वजह से, तो ये एक मुख्य लक्षण है अस्थमा का। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो ऐसे मरीज है उन्हें हर समय अपना जो इनहेलर है वो साथ में रखना चाहिए, और जैसे ही इस तरह के प्रॉब्लम हो तो पफ करना चाहिए। बिल्कुल। अब इनहेलर का आपने जिक्र किया। अब इनहेलर एक ऐसा डिवाइस है कि जिससे हमारा जो दमे का जो नियंत्रण है पिछले 3 दशकों से बहुत बेहतर हो गया। उससे पहले इनहेलर नहीं थे हमारे पास। तो अब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर दमे का है तो इनहेलर सही है। हम बहुत कम पेशेंट्स को टैबलेट्स या सिरप्स देते हैं, क्योंकि इनहेलर इतना इफेक्टिव है, सीधा फेफड़े में जाता है जहां उसकी जरूरत है, तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर उसका एक्शन शुरू हो जाता है और बॉडी में अन्य हिस्सों पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते। तो कैसे लेना ये बहुत जरूरी है और नियमित रूप से लेना ये बहुत जरूरी है। इनहेलर कैसे लेना है और नियमित रूप से लेना है ये बहुत जरूरी है। तो चलिए पुनः लौटेंगे डॉक्टर साहब के पास ब्रेक के बाद, और डॉक्टर S.K. छाबरा हमारे साथ हैं जो HOD हैं पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन प्राइमेस हॉस्पिटल में। और आज हमारा जो विशेष रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम है वो है वर्ल्ड अस्थमा डे पर। इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए। क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए। रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर। स्पेशल ऑन वर्ल्ड अस्थमा डे आज का रेडियो डॉक्टर। विश्व अस्थमा दिवस की शुरुआत श्रोताओं 1993 में ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी। साल 1998 में इस दिन का आयोजन 35 से ज्यादा देशों में किया गया था। WHO द्वारा इस दिन को महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य दिवसों में से एक माना जाता है। WHO के अनुसार ये अनुमान लगाया गया था कि वैश्विक स्तर पर 339 मिलियन से अधिक लोगों को अस्थमा था और 2016 में वैश्विक स्तर पर अस्थमा के कारण काफी मौतें हुई थी। हालांकि हमें दमे के बारे में हमारे एडवांसेस बहुत हो चुके हैं, अच्छी दवाइयां हैं, दमा कैसे होता है, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, सब के ऊपर मेडिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है।
पर फिर भी ये देखा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा मौतें होती हैं। और अगर हम स्टडीज़ देखें तो वो सभी यही शो करते हैं कि ज़्यादातर मरीज़ एक आइडियल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं उससे महरूम है, उनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इसका एक कारण तो ये भी है कि तादाद इतनी ज़्यादा है हमारे एस्थमा के मरीजों में। हमने, जब मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में था, प्रोफेसर था वहाँ पे, तो हमने एस्थमा का स्टडी किया था कि प्रिवेलेंस तो 10% बच्चे हमारे दमे से पीड़ित हैं। अब इतने स्पेशलिस्ट तो हैं नहीं कि सब मरीज स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो ज़्यादातर मरीज जो हैं उनको अच्छा केयर नहीं मिल रही है, वो एक्सेस टू मेडिकल केयर नहीं है, तो जो हमारे एडवांसेस हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। ये सबसे बड़ा गैप है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। आजकल इंटरनेट के माध्यम से ये अवेयरनेस ज़रूर बढ़ रही है, आपके ज़रिए बढ़ रही है, तो ये इसका और मैसेज को अक्रॉस लाना वो एक मेन थीम है। इसलिए ये जो गैप्स हैं कि हालांकि हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मरीजों को वो फ़ायदा पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा, तो ये बहुत बड़ा गैप रह गया अभी। जी सर, एक सवाल, कई बार हम देखते हैं कि अस्थमा अटैक के कारण अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जानें भी चली जाती हैं, तो ये किस केस में होता है सर, ये जो अस्थमा डेथ ड्यू टू अस्थमा? सर, अब एस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम अगर देखें तो बहुत ही वाइल्ड है। एक पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही हल्की सी सांस फूलती है साल में 1-2 बार और वो ठीक रहते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं कि जिनको हर रोज सांस फूलती है और कुछ ऐसे जिनको अटैक होते हैं। एस्थमा अटैक वो होता है कि जो मरीज की सांस इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि उसे तुरंत अस्पताल इमरजेंसी रूम में जाना पड़ता है, जहाँ की वो नेबुलाइजर और दूसरी दवाइयाँ दी जाती हैं। ऐसे मरीजों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी अटैक इतना ज़्यादा होता है कि मरीज सांस ले ही नहीं पा रहा होता, तो उसे हम वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, और ऐसे मरीजों में बहुत खतरा होता है कि ये जानलेवा हो सकता है। अब ये उन मरीजों में ज़्यादा होगा कि जिनको कि एक तो अंदरूनी ही सीवियर एस्थमा की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो अपने इलाज को ठीक से समझ नहीं पा रहे या उनको ठीक से इलाज मिला नहीं। तो यही वही गैप्स की बात है कि आजकल सब कुछ होते हुए भी हम देख रहे हैं कि एस्थमा डेथ्स हो रही हैं, और एक ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रिवेंशन ऑफ एक्यूट अटैक ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ट्रीटमेंट का। जी सर, एक सवाल और पूछा है प्रकाश जी ने, रोहिणी दिल्ली से। इनके पहले भी हमने सवाल लिया था, अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो इज इट सेफ? स्टेरॉइड्स का सवाल आपने पूछा, थैंक यू फॉर दैट। कारण क्या है कि स्टेरॉइड्स के बारे में लोगों के बीच में बहुत मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं। अब स्टेरॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टैबलेट्स और एक होते हैं इनहेलर्स। टैबलेट्स के जो स्टेरॉइड्स हैं अगर वो बहुत लंबे अर्से तक लिए जाएं तो उनके बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं शरीर में, और लगभग शरीर के हर हिस्से में पहुंच के एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आंखों के ऊपर असर है, स्वेलिंग है। तो ये सब लंबे अरसे से ओरल स्टेरॉइड, और ये भी देखा है कि बहुत से मरीज जिनको कि बरसों से दमा है वो अपने सेल्फ मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं स्टेरॉइड से। इसके विपरीत इनहेल स्टेरॉइड्स की बात करें तो ये बिल्कुल ही अलग मेडिसिन है, ये बिल्कुल सेफ है। ये सीधा लंग्स में जाती हैं, बॉडी में नहीं जाती। लंग्स में ही एस्थमा की बीमारी है तो उसको वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेती है। इसलिए अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलें कि बेस्ट दवाई क्या है दमे के लिए आज, तो वो है इनहेल्ड स्टेरॉइड्स। इसलिए स्टेरॉइड से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि स्टेरॉइड्स लेना है और कंट्रोल करने का वो मुख्य हमारे पास हथियार है। 2 बातें इसमें ज़रूर हैं कि जब मरीज लेता है स्टेरॉइड, एक तो ठीक तरीके से इनहेलर को इस्तेमाल करना है, दूसरा गले में थोड़ा ये इसका डिपॉजिट हो जाता है तो हम ये सलाह देते हैं कि इनहेलर लेने के बाद गला साफ कर लेना चाहिए, कुल्ला कर लेना चाहिए। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट्स इनहेल स्टेरॉइड्स के नहीं होते हैं, तो इसे हम ओरल स्टेरॉइड से कंपेयर नहीं कर सकते। वेस्ट बंगाल से शुभम का मैसेज है, काफी लंबा चौड़ा मैसेज इनका। इन्होंने अपनी उम्र लिखी है 26+, लिखा है कि आई एम फेसिंग एलर्जिक ब्रोंकाइटिस सिंस 2017। सिंस दैट टाइम आई एम यूजिंग फ्लो and Foracard 200. So last year I had no issues, but this year I'm facing issues like खांसी, coughing, allergies in the pulmonary system. तो ये कहते हैं सर कि इन्होंने डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने कहा कि there is no serious issue। तो इन्होंने लिखा है कि क्या ये
खांसी जो है और ये जो प्रॉब्लम है ये लाइफ लॉन्ग चलेगी सर? मैं ये विल इट एंड समडे? आई वांट टू लिव लॉन्ग। इनमें एक पहली बात जो इनके लक्षण की है, जो दवाई है इनकी लगभग ठीक है, लेकिन ये भी देखा गया कि स्टेरॉइड लेने के बाद भी अगर वातावरण खराब होता है, मौसम बदलता है, तो कुछ ब्रेक थ्रू सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसमें हमको दवाई को स्टेप अप या थोड़ा बढ़ाना पड़ता है और वो वापस से नियंत्रण हो जाता है। बीमारी जाएगी कि नहीं, वो जैसे मैंने पहले एक श्रोता के सवाल का जवाब दिया था कि अगर ये बाद में शुरू होती है तो दवाई की जरूरत अक्सर पड़ती रहेगी, बट अच्छा नियंत्रण हो जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग ये तभी होता है अगर एक्यूट अटैक होता है। अगर हम एक्यूट अटैक से बच पाएं तो ये बिल्कुल जानलेवा नहीं है। आप लगातार दवाई लेते रहें, जो आप दवाई ले रहे हैं उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है लॉन्ग रन में, खाली गला साफ करने की जैसे बात की थी। तो सिम्टम्स कंट्रोल करना, एक्यूट अटैक से बचना, ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। और गॉड विलिंग आप यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ, आप चिंता ना करें, बस अपना दमे का ख्याल रखें। जी व्हाट्सएप मैसेज सर है, ये देहरादून से आलोक जी लिखते हैं, ब्रीदिंग टेस्ट क्या होता है? श्वास संबंधी रोगी को इसकी जरूरत कब पड़ती है? ब्रीदिंग जांच की प्रक्रिया क्या होती है सर? ब्रीदिंग टेस्ट एक लेमैन्स टर्म है और हम लोग इसे स्पायरोमीट्री कहते हैं, जो एक प्रकार का लंग फंक्शन टेस्ट है। इसमें पोर्टेबल यंत्र है जिसमें मरीज को पूरा सांस अंदर खींच के जोर से ब्लो करना होता है। तो जब मरीज उसे ब्लो करता है तो उसमें कंप्यूटर लगा होता है, वो किस स्पीड से मरीज ने ब्लो किया और कितना ब्लो किया वो हम उसमें नाप लेते हैं। तो अगर हमारे एयरवेज, सांस की नाड़ियां जिसमें कि हवा जाती है, अगर वो तंग होता है तो स्पीड कम हो जाती है। तो इससे एक क्वांटिफिकेशन, जैसे हम डायबिटीज में हम शुगर नापते हैं तो पता चलता है कि एक मरीज को 250 है तो उसकी शुगर इस लेवल की है, 400 है तो और भी ज्यादा है। उसी प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो जाता है, उसके लिए ब्रीदिंग टेस्ट किया जाता है। तो हर मरीज को शुरू में एक बार ये जरूर करा लेना चाहिए और ज्यादातर स्पेशलिस्ट लेवल पे साल में एक बार ये टेस्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। जी कॉलर है सर। हेलो। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरे 15 सालों से मुझे एलर्जी का अस्थमा है। हाँ जी। मैंने टोटल आईजी टेस्ट कराया था, 5 से 20 आया था। ज्यादा है वो? हाँ, तो सर 1 साल हो गया मुझे, करीबन 15 साल हो गए काम दवाई खाते खाते, लेकिन मुझे कुछ भी मतलब फर्क नहीं लग रहा और बार बार एंटीबायोटिक चलाते रहते हैं डॉक्टर। मतलब बलगम हो जाता है, छाती जाम रहती है, बलगम जाता है, नाक से भी मुंह से भी, भूख नहीं लगती है। मतलब मेरा हार्ट जो है वो राइट साइड, मतलब राइट साइड में है और जो किडनी है वो मतलब लीवर है और पित्त की थैली है वो लेफ्ट साइड में है। हाँ जी। मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, भूख नहीं लगती है, बलगम बहुत जाता है 15 साल। हाँ जी। देखिए आपकी जो बीमारी है ना, वो उसको कार्टा जेनर सिंड्रोम कहते हैं। यानी कि हमारे जो शरीर के जो मुख्य अंग हैं, लिवर और हार्ट, वो मिरर इमेज बन गई, यानी कि राइट होने की जगह लेफ्ट चले गए। इसमें वैसे अगर पोजीशन चेंज होने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐसे मरीजों में बलगम बनने की शिकायत ज़्यादा होती है। तो आपको दमे के अलावा एक दूसरी समस्या भी है और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको ज़रूर आपने चेस्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया होगा। एंटीबायोटिक देने की जरूरत तब पड़ती है जब इन्फेक्शन होती है। तो ये दमे से थोड़ी सी हटके बीमारी है, हालांकि कुछ लक्षण मिलते हैं। तो आप एक रेगुलर अच्छे स्पेशलिस्ट से संपर्क रखें। सर आप मुझे जानना है आपसे, मतलब ये बीमारी अस्थमा ही है या मतलब कुछ और है? मतलब बलगम 15 साल हो गए, बलगम नाक मैं वही आपसे जिक्र कर रहा था ना कि दमा तो है ही, साथ में क्योंकि ये शरीर के अंग दूसरी तरफ उल्टे मिरर इमेज बन गई ना, तो इसमें बलगम इकट्ठे होने के रिस्क भी ज्यादा होते। तो एक नहीं, ये 2 बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये ट्रीटमेंट जो है खाली दमे का ही नहीं है, इन्फेक्शन का भी साथ है। तो ये आप अपने चिकित्सक से संपर्क में रहें और जैसे ही लक्षण बढ़ते हैं तो आप तुरंत जाएं उनके पास, ताकि सही समय पर सही इलाज किया जा सके। आप दिल्ली में हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, आप किसी और शहर में तो अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। हाँ। ये 15 सालों से हाँ जी, हाँ जी, सोल्यूशन है आपके प्रॉब्लम का। डॉक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया है, तो आप दिल्ली में हैं तो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं या फिर और स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। ठीक है। वर्ल्ड अस्थमा डे पर स्पेशल है आज का रेडियो डॉक्टर डॉक्टर एस.के. छाबड़ा, HOD, पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्राइमेस हॉस्पिटल, हमारे एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब व्हाट्सएप मैसेज है, कहाँ से है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लिखा है कि मेरी सासू माँ को दमा की बीमारी है, लेकिन मेरी वाइफ में कोई लक्षण नहीं है, क्या मेरे बेटे को भी हो सकता है? ऐसा देखा गया है कि दमा जो है
परिवारों में चलता है और कई बार एक जनरेशन स्किप हो जाती है और फिर अगली जनरेशन में आ जाता है। तो पिता को नहीं है लेकिन पुत्र को है, ऐसा भी देखा जाता है। तो अगर टेंडेंसी है जेनेटिक तो वो किसी भी जनरेशन में उभर सकती है। तो कोई हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि 100% है, मुश्किल से 10% चांस होता है नेक्स्ट जनरेशन में होने का। एक और सर बच्चों के लेकर ही है, लिखा है, नाम नहीं लिखा इन्होंने अपना, कि मेरे बेटे की उम्र 3 साल है, प्री मैच्योर बर्थ है और 3 दिन NICU में रहा था। उसे लगभग हर साल अस्थमा अटैक आता है, नेबुलाइजर देना पड़ता है, कभी कभी ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। क्या पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जी, ये हिस्ट्री से लग रहा है कि दमे की तकलीफ ही है और पैदाइश के समय भी इनको लंग कॉम्प्लिकेशन हुई थी, तो फेफड़े निश्चित रूप से कमज़ोर हो गए थे। अब जैसा बच्चा बड़ा होगा तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि बहुत से बच्चे जो हैं ये दे ग्रो आउट ऑफ द डिजीज़, वो ठीक हो जाते हैं। तो पूरी उम्मीद रखें कि ये ग्रो आउट कर सकता है इसमें से, लेकिन जब तक लक्षण हो रहे हैं तब तक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे सांस की या खांसी की तकलीफ होगी तुरंत नेबुलाइजर या दूसरी दवाई देनी है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो भी देना है। तो ठीक इलाज कराइए और होप फॉर द बेस्ट कि ये ग्रो आउट करे इसमें। सर चूंकि आप स्लीप से भी जुड़े हुए हैं, तो एक ऐसा ही सवाल आया था, खर्राटों को लेकर आया है ये प्रश्न कि खर्राटे क्या होता है, क्यों आते हैं सर, इनसे कोई खतरा तो नहीं है, क्या इसका संबंध है कुछ दमा से? सर दमे जैसे लक्षण तो नहीं है, लेकिन खर्राटा एक अलग ही बीमारी का शुरुआत है। एक स्पेक्ट्रम होता है, कुछ मरीजों को सिर्फ खर्राटे आते हैं, कुछ को स्लीप एपनिया साथ में होता है। तो खाली खर्राटे जो हैं, जिसे प्राइमरी स्नोरिंग कहते हैं, वो एक सूचक है कि शायद स्लीप एपनिया हो सकता है। अगर व्यक्ति बहुत ही वेल बिल्ट है, ओबीज है और ये जिनका ओवरवेट होता है, जिसका 100 किलो उससे ज़्यादा का वजन, या उनकी नेक छोटी होती है, और मुख्य लक्षण होता है कि खर्राटों के अलावा इनकी नाइट स्लीप की क्वालिटी पुअर होती है और दिन में ही बहुत सोते हैं, जैसे कि बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं या कभी कभी इवन ड्राइव करते हुए सो जाते हैं। तो जब ये लक्षण आ जाते हैं, ये निश्चित ही स्लीप एपनिया के लक्षण होते हैं। तो स्नोरिंग जो एक पॉइंटर है कि शायद स्लीप एपनिया हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और दूसरे लक्षणों को भी देखना चाहिए। पर ये दमे से अलग बीमारी है। सर एक कॉलर को ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। दर्शन मल्होत्रा फ्रॉम पंजाब जलंधर। जी बताइए जी। मेरी उम्र है 82 ईयर्स ओल्ड जी। मैं जब खाना खाता हूँ ना, हाँ जी, तो नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। अच्छा। बाकी टाइम खुश्क रहती है, हाँ जी। लेकिन जब खाना खाता हूँ या कोई चीज ड्रिंक पानी वगैरह पीता हूँ तब भी ना नाक में से पानी निकलता है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि एलर्जी का रिएक्शन हो, ये हमारी बॉडी के नर्वस कंट्रोल भी कभी कभी इस तरह के होते हैं कि जैसे आपने कुछ मिर्च का खाना खाया या कोई भी खाना खाया तो थोड़ी देर के लिए नाक से पानी आ जाता है। हाँ, वैसे खुश्क रहती है। हाँ, तो ये आपको एलर्जी तो नहीं लगती। नहीं, घबराने वाली बात नहीं, और ये ट्रांजिएंट है, 5-7 मिनट होता होगा, उसके बाद ठीक हो जाता होगा ये। हाँ, बस जब खाना खाने के बाद ठीक हो जाता है। बस इसको आप चिंता नहीं, खाना खाने के टाइम पे ना पानी ऐसे निकलता रहता है। हाँ, तो ये और काफी पुरानी तकलीफ हो गई है आपकी। और अगर सांस की तकलीफ नहीं है, छींके नहीं आती, तो बीपी हाई रहता है। बीपी तो एक अलग, उसको तो इलाज करना ही है। अगर सांस नहीं फूल रहा, छींके भी नहीं आ रही, तो इसमें एलर्जी का ज्यादा रोल नहीं है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए इससे। जी मल्होत्रा जी, नहीं निश्चिंत रहिए। हाँ, हेलो एक और कॉल। जी मेरा नाम बिहार से हूँ। हाँ जी, बिहार से। नाम क्या बताया? भूपेश कुमार। हाँ भूपेश कुमार जी बोलिए। जी मेरा चाचा का सांस लेने में जो है तकलीफ होती है। अच्छा, और कोई तकलीफ? चाचा को सांस लेने में तकलीफ है? हाँ, तो सांस की बीमारी तो एक तो दवाई है जिसका हम आज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सांस की और भी बीमारियां होती है ना। तो आप अगर सांस की तकलीफ है तो एक चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा कि दवाई है या कोई और बीमारी तो नहीं है साथ में। छाती फूलने लगता है सर। हाँ, इसका जरूर डॉक्टर को दिखाएं आप। ठीक है, थैंक यू सर। सर दुर्गेश जी ने लिखा है खंडवा से। दुर्गेश नागनपुरे खंडवा से लिखते हैं कि अस्थमा का दौरा कितने समय तक रहता है सर? अगर आप एक्यूट अटैक की बात कर रहे हैं, जैसे दिल का दौरा होता है, उसी तरह से हम इसको एक्यूट अटैक भी कहते हैं। तो अगर इसका इलाज नहीं करते
तो ये बहुत जल्दी एक बहुत ही तीव्र या सीवियर रूप ले लेता है। जैसे हमने पहले भी कहा था कि ये इंटेंसिव केयर यूनिट में जा सकता है मरीज, वेंटिलेटर पे जा सकता है, तो ये फैटल भी हो सकता है। तो एक्यूट अटैक को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, उसको तुरंत मेडिकल अटेंशन मिलनी चाहिए ताकि उसको जल्दी से जल्दी रिवर्स किया जा सके। इन्हीं का एक और सवाल है जिसके साथ मैं आज का जो प्रोग्राम है उसे समाप्त करना चाह रही थी। इन्होंने लिखा सर कि दुर्गेश नागनपुरे जी ने कि अस्थमा के लिए कौन सा व्यायाम करे। तो सर अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए लाइफस्टाइल या डाइट या एक्सरसाइज क्या भूमिका अदा करता है, इस पर प्रकाश डालिए सर। अगर हम इलाज के कंपोनेंट्स देखें तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स मैं कहूँगा। एक तो डॉक्टर ने अपना काम कर दिया कि आपको अच्छी दवाई दे दी। दूसरा पेशेंट एजुकेशन की आपको बीमारी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा अब आपने क्या करना है, एक तो दवाई लेनी है नियमित रूप से और ठीक तरह से लेनी है। दूसरा एक इन्वॉल्व होना अपनी केयर में, लाइफस्टाइल चेंजेस करने। अब व्यायाम की बात करें तो ये भी देखा गया कि बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के वो एस्थमेटिक्स थे, दवाई ठीक से ली, अच्छा परफॉर्म किया। तो कोई भी व्यायाम जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। आप योगा कीजिए, आप जिम जा सकते हैं दवाई लेने के बाद। तो एक्टिव एक्सरसाइज और बहुत जरूरी है कि शरीर स्वस्थ रहे। डाइट में ऐसी कोई भी चीज आप अपने आप ना छोड़ दें जिसको आप समझते हैं कि शायद इसकी वजह से हो रहा हो, क्योंकि ट्रू फूड एलर्जी बहुत कम होती है। तो कोई स्पेशल डाइट नहीं है दमे के लिए, एक बैलेंस्ड डाइट आप लीजिए रेगुलर। और जिंदगी में जो स्ट्रेस लेवल है ना उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और उसमें एक्सरसाइज बहुत काम करती है। आप डेली वॉक्स करिए, रिलैक्स करिए, योगा करिए, बैलेंस्ड डाइट लीजिए, प्लस गुड ट्रीटमेंट। जी, तो ये सब बातें आपने बताई सर। एक लास्ट क्वेश्चन कि अस्थमा का जो मरीज है सर उसे क्या ज्यादा खतरा रहता है कोविड के दिनों में? कोविड के 2 तो बहुत भयंकर वेव्स से गुजर चुके हैं हम। और कोविड मेनली लंग्स की बीमारी थी जिसमें निमोनिया हुआ और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भी बहुत हुई। तो जिन व्यक्तियों को दमे की तकलीफ होती है, अगर उनका दमा नियंत्रित है तो उनमें ज्यादा सीवियर कोविड नहीं देखा गया है। तो ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने एस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल करें, दवाई को ना छोड़ें। और अगर ऐसा होगा तो हमारे लंग्स जो है वो स्ट्रांग रहेंगे और कोविड को वो फेस कर सकते हैं। तो फिर कोविड ज्यादा सीवियर नहीं होगा उनमें। चलिए डॉक्टर साहब, तो वर्ल्ड अस्थमा डे पर लोगों में अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना और जो गैप की आपने बात कही सर, उसे उस अंतराल को कम करना जो थीम है इस बार, तो उसी के साथ आज का ये प्रोग्राम हम समाप्त करना चाहेंगे। स्पेशल ऑन वर्ल्ड अस्थमा डे आज का रेडियो डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट रहे डॉक्टर SK छाबरा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनरी स्लीप एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, प्राइमेस हॉस्पिटल, और डॉक्टर SK छाबरा जो जैसा कि उन्होंने बताया कि काफी समय से रेडियो में आते रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, हमें परामर्श देते रहे हैं डॉक्टर साहब। तो आगे भी आपसे मिलने का और आपसे सलाह मशवरा करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपकी एंकर सुजाता रथ, हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लोग से कहते हैं बाय बाय। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।